कि ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप अपने संघर्ष में बने रहिए, क्योंकि वो दिन बहुत नजदीक है जब वक्त नहीं लगेगा आपका वक्त बदलने में। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत पारिक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है RAS 2018 सेकंड रैंकर श्रीमान मनमोहन जी शर्मा। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। सर, 2018 का जैसे रिजल्ट आया, आपको कैसा लगा? सर मेरे को अच्छा लग रहा है। अब एक तरह से समाज में पहचान बनी है और ये नए प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए मिलेगा, जहाँ पर नए चुनौतियाँ होगी, नए अवसर होंगे। इस वीडियो में मैं ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे सर से पूछने का, और सर हमारे को उनके सवालों के जवाब देंगे। सर, पहला क्वेश्चन मेरा यह रहेगा, सर आपने प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ की या अलग, किस प्रकार की बताइए? देखिए, जहाँ तक मैं इस एग्ज़ाम की बात करूँ तो इस एग्ज़ाम में प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेज की एक कंबाइंड प्रिपरेशन की जाती है। क्योंकि आप लोग अगर प्री का पेपर भी देखेंगे तो वहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर आपको एक तरह से कॉम्प्रीहेंसिव उस टॉपिक की नॉलेज होना जरूरी है, और यही रिक्वायरमेंट मेंस में होती है, जहाँ पर हम पॉइंट फॉर्मेट में हमारा आंसर ड्रॉ करते हैं। तो इसीलिए इस एग्ज़ाम के लिए सेपरेट सेगमेंट में तैयारी नहीं हो सकती। आप मेन फोकस इसमें मेंस पे रखिए, ताकि आपकी जो अप्रोच है, आपका जो चीज़ों को देखने का तरीका, आपका जो एटीट्यूड है, वो एकदम उस दृष्टिकोण से विकसित होता चला जाए जिस दृष्टिकोण से आप चीज़ों को एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। सर, आप रोज कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर, जहाँ तक शुरुआत की बात करूँ तो जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो अपनी फाउंडेशन मजबूत करने के लिए मैं लगभग 8 से 10 घंटे रोज पढ़ाई करता था। सर, आपकी RAS एग्जाम की तैयारी के दौरान दिनचर्या क्या थी? सुबह से शाम तक थोड़ा सा संक्षेप में आप बताओगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ही मेरा घर था। वहीं पे सुबह शाम खाना खा के वहीं पे दिन भर पढ़ाई करना। रात को भी कभी कभी हमें जब टॉपिक ज़्यादा होता था, कंटेंट ज़्यादा होता था, तो हम वहीं पे टेबलों पे ही सो जाया करते थे। तो शुरुआत की जब मैं बात करूं तो जब फाउंडेशन जब मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा था, चीज़ों को पूरा एक तरह से कवर अप कर रहा था, तो उस दौरान मैंने बहुत ही टाइम मैनेजमेंट को लेकर या कुछ अलग चीज़ों को लेकर मैंने कुछ नया नहीं किया, बस खाली पढ़ाई 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 और पढ़ाई पे ध्यान दिया था। सर, बुक लिस्ट की मैं जहाँ तक बात करूँ तो थोड़ा सा बुक लिस्ट के बारे में बताइए, क्योंकि हर जो तैयारी करने वाला बिगनर होता है उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि सफल जो हुआ उसकी बुक लिस्ट क्या थी, क्योंकि बुक लिस्ट थोड़ा सा जरूरी है हमारे राजस्थान के अंदर, वैसे आपको पता है। तो सर, आप बताइए, हिस्ट्री के लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी थी? देखिए, हिस्ट्री और अलग जो सब्जेक्ट है उन सब के लिए मैं सबसे ज़्यादा रिलाई करता था जिस सोर्स पे, वो एनसीईआरटी थी। उसके साथ ही जो टेक्स्ट बुकें थी, जैसे हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो गई, विपिन चंद्रा हो गई, और उसके अलावा रामचरण जो एंशियंट हिस्ट्री की बुक आती है वो हो गई। उसके अलावा पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई। तो ये जो बेसिक टेक्स्ट होते हैं जो सब लोग सोर्स फॉलो करते हैं, बस मैंने भी वही सोर्स फॉलो किए हैं। बस अंतर ये रहा कि मैंने उन सब चीज़ों को अपने खुद के शॉर्ट नोट्स में कंपाइल किया, और लास्ट में वो मेरे को रिवीजन करने में बहुत मददगार हुआ। सर, करंट अफेयर्स के लिए आपने कौन सी मैगजीन का सहारा लिया? देखिए, जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है तो मैं विजन आईएएस की जो करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आती है वो पढ़ता था। और उसके साथ ही हालांकि उसमें कंटेंट थोड़ा लेंदी होता है, तो उनका जो टॉपिक है उनको छोटे छोटे की पॉइंट में जो अपने पास शॉर्ट नोट्स होते हैं उनमें तैयार कर लेता था। उसके साथ ही जो न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, उससे अपने नोट्स को वैल्यू एडिशन करता रहता। सर, मेंस के लिए लेखन अभ्यास कितना जरूरी है, थोड़ा बताइए सर। देखिए, आप इस एग्ज़ाम की जो मेन रिक्वायरमेंट है, इस एग्ज़ाम का जो मेन स्टेज है वो मेंस होता है। और मेंस आपका जो आंसर राइटिंग है उस पर डिपेंड करता है। इस बार की बात बताऊं तो मैंने लगभग 100+ टेस्ट लिखे थे। इस कारण मेरे विद इन टाइम आवर्स में, टाइम लिमिट में मेरा पेपर भी पूरा हो गया। प्लस मैंने अपने जो शॉर्ट नोट्स थे उनसे कंटेंट को तो एनरिच किया ही, उसके साथ ही अपने प्रेजेंटेशन पर भी बराबर ध्यान दिया। मैंने क्वेश्चन में हमेशा वैल्यू एडिशन करने पे ध्यान दिया है, चाहे वो डायग्रामेटिक मैनर में हो, चाहे वो डेटा डालने की बात हो, चाहे वो करंट अपडेट डालने की बात हो, या ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस में मैप ड्रॉ करने की बात हो। सर, आपकी हॉबी क्या थी? मेरी हॉबी बच्चों के साथ समय बिताना थी, और इस हॉबी ने मेरे को काफ़ी पॉजिटिविटी दी, मेरी पर्सनैलिटी एनरिच करने में भी काफ़ी मदद की है। और इनफैक्ट बच्चों से जो लव और अफेक्शन और सेल्फलेसनेस वगैरह जो चीज़ें हैं वो सीखने से मेरा जो व्यक्तित्व है उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ है। सर, पढ़ाई के दौरान अपनी हॉबी को समय देना कितना जरूरी है? देखिए, पढ़ाई के दौरान हॉबी परसीव करना बहुत ज़रूरी चीज़ है,
क्योंकि कभी कभी हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है या टाइम से रिजल्ट नहीं आता है तो हमारे अंदर स्ट्रेस आता है, तो उससे हमारे प्रेशर फील होता है हमारे। तो हम दो तीन चीज़ें कर सकते हैं इससे। हमारे जो गार्जियन है, जो फैमिली मेम्बर्स है, जो फ्रेंड्स है, या हमारे जो मार्गदर्शक लोग हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनसे हम लोग बात कर कर एक तरह से सकारात्मक ऊर्जा का या कुछ अच्छी इनोवेटिव चीज़ें कर सकते हैं। उसके साथ ही हम हॉबी या इंटरेस्ट को परसीव करते हुए हमारी पर्सनैलिटी भी एनरिच कर सकते हैं। और अगर हमारे डिमोटिवेट होते हैं, हम लोग किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो उस टाइम पर हॉबी से हमें इंटरेस्ट भी आता है और हम उन चीज़ों को भूलकर हमारा प्रेशर भी, स्ट्रेस भी रिलीज होता है। सर आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाया, क्योंकि आपको पता है कि भटका बहुत ज़्यादा होता है अभी, जैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों से अपने आप को कैसे बचाया, तो बताइए सर। देखिए सर, डिस्ट्रैक्शन, एक बार एग्जाम मेंस में डेट बढ़ गई थी, तो उस दौरान डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए मेरे पास इकोनॉमिक्स के अच्छे नोट्स पड़े थे, तो मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया और मैंने उस इकोनॉमिक्स की किताब ही लिख डाली एक आरएएस मेंस के लिए। अच्छा। और मेरे पास अब रिजल्ट के बाद काफ़ी मेरे फ्रेंड्स के फ़ोन आ रहे हैं जो अच्छी अच्छी रैंक जिन्होंने प्राप्त की है, कि सर आपकी जो इकोनॉमिक्स की वन स्टॉप सॉल्यूशन बुक आई थी वो पढ़ के हम लोग भी आरएएस में टॉपर बने हैं। तो वो जो इनोवेटिव काम था उसने मेरे लिए एक तरह से डिस्ट्रैक्शन नहीं होने दिया, वो 15 दिन में उधर शिफ्ट हो गया। और दूसरा ये है कि उससे मेरा एक वे ऑफ थिंकिंग, एक एटीट्यूड डेवलप हुआ जो मेरे को सब पेपरों में मदद मिली उससे। सर आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे की? सर इंटरव्यू की जहाँ तक तैयारी की बात है, तो मैंने अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसमें लगातार मॉक दिए, अधिक से अधिक जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको मॉक दिए, उनसे पूछा कि कहाँ क्या कमियां हैं, तो उनसे आपस में संवाद करके जो भी अपना प्रेजेंटेशन में कमी थी या वे ऑफ थिंकिंग थी या चीज़ों को प्रेजेंट करने का जो तरीका था, वो सब सीखते हुए सर मैंने इंटरव्यू की तैयारी जो हमारे सीनियर्स हैं उनके मार्गदर्शन में ही की है। सर आपके आइडियल कौन रहे हैं, आदर्श? मेरे आइडियल मेरे पिताजी रहे हैं सर, क्योंकि उन्होंने संघर्षपूर्ण स्थितियों से हमारे पूरे परिवार को एक सफलता के मुकाम तक पहुंचाया है। शुभ नाम सर आपके पिताजी का? श्री बजरंग लाल शर्मा जी। सर प्रिपरेशन के दौरान फ़ोन का यूज़ कितना करते थे आप? सर जहाँ तक फ़ोन की बात है, तो आरएएस प्री का जो पेपर था उसके लिए काफ़ी इंटरनेट से सोर्सेज को फॉलो करता था। लेकिन जहाँ तक मेंस की बात है, तो मेंस में मैंने फ़ोन का कम से कम यूज़ किया, क्योंकि न्यूज़पेपर्स पे मैं रिलाई करता और जो अपने जो खुद के शॉर्ट नोट्स थे उस पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा रखा। सर आपने तैयारी सेल्फ की या कोचिंग? सर मैंने खुद सेल्फ तैयारी की है और इनफैक्ट कई लोगों का मार्गदर्शन भी लिया है, जो कुछ कोचिंग्स में पढ़ाने वाले लोग या कुछ सेलेक्टेड लोग या कुछ हमारे सीनियर्स जो तैयारी कर रहे हैं, उन सब लोगों के मार्गदर्शन से मैंने चीज़ों को तैयार किया है। और जहाँ तक सेल्फ की बात करूँ, तो कोचिंग्स में हमें केवल मार्गदर्शन मिलेगा, हालांकि हम लोग अगर नए हैं तो कोचिंग्स का रुख कर सकते हैं, बट आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ पर चीज़ें आपको अच्छी मिलें, जहाँ पर मेहनत करवाएं और जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेस्ट सीरीज पर फोकस किया जाए, उन ही एरियाज में आप ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग। सर आरएएस एग्ज़ाम से पहले बहुत पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ऐसा लगता है कि पढ़ा हुआ बहुत कम याद रह गया। सर इसीलिए ही तो आरएएस में मेंस की बात करें तो इसमें काफ़ी सब्जेक्ट है, काफ़ी डाइवर्सिफाई सिलेबस है इसका। तो इसलिए मैंने बताया आपको शुरू से ही कि मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स रखूं, ताकि एक दिन में एक सब्जेक्ट को मैं तैयार कर सकूं, या फिर जब एग्ज़ाम का दौर था, एग्ज़ाम का टाइम था, तो मुश्किल से 4 घंटे में मैं अपने सब्जेक्ट से गो थ्रू हो सकूं। सर न्यू जो तैयारी करने वाले बिगनर है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मेरे प्यारे भाई बहन हैं जो तैयारी करना चाहते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं या इस बार अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि इस एग्ज़ाम के लिए पॉजिटिविटी, कंटिन्यूटी और पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि यदि हम लोग मेहनत करते हैं तो रिजल्ट जरूर आता है। कभी कभी हमारे अंदर नकारात्मकता आती है, कभी कभी हमें लगता है कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है, हमारे से चीज़ें हो नहीं रही है, चीज़ें नेगेटिव वे में जा रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी ऊर्जा के साथ बोलिए, पूरी ऊर्जा के साथ उस समय को चुनौती देते हुए कहिए कि ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अपने संघर्ष में बने रहिए, क्योंकि वो दिन बहुत नज़दीक है जब वक्त नहीं लगेगा आपका वक्त बदलने में। सर एक अच्छे विद्यार्थी के क्या-क्या गुण होने चाहिए आपके अनुसार? देखिए, अच्छे विद्यार्थी की मैं बात करूं तो विद्यार्थी जीवन हमेशा सीखने के लिए होता है। देयर इज नो स्कोप फॉर परफेक्शन, परफेक्शन के लिए कहीं कोई जगह नहीं होती।
हर आदमी सीखने की अवस्था में होता है। तो एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए कि उसको अपने वातावरण से चारों तरफ से जब भी जो भी चीज़ सीखने को मिले वो उसको इनकलकेट करे, उसको सीखे और उसको प्रेजेंट करने की क्षमता के साथ उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हुए चीज़ों को एक तरह से व्यापक स्तर से सूक्ष्म स्तर पर समेटने की उसमें क्षमताएं विकसित हो सके। आप सभी को मैं बता दूं, मैं इनके घर आया हुआ हूँ। तो क्या है कि मैंने इनसे परिवार से मिला, और मतलब ये क्या है कि सर तो अभी आ जाए हैं लगभग 11:30 के बजे के आसपास। तो मैंने इनसे फैमिली से वार्ता की, बातचीत की, तो इनका व्यवहार शांत और इनकी फैमिली का व्यवहार भी शांत है। इनके बड़े भाई बता रहे थे कि इन्होंने काफ़ी टाइम पहले सोच लिया था कि मुझे आरएस बनना है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, जब तक आप लक्ष्य को देख नहीं सकते तब तक आप उस लक्ष्य को भेद नहीं सकते। जब आपको अपना लक्ष्य नजर आएगा तभी आपके उस लक्ष्य पे निशाना लगेगा। क्या जरूर सर? जरूर जरूर जरूर, आप सही कह और रहे हो सर। हौसलों के तर्कस में कोशिश का एक तीर जिंदा रखना, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। सर, आपका 2016 की वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन हो गया था, लेकिन आपके मनमानी आपकी रैंक नहीं आई थी। तो सर 2016 की वैकेंसी में सिलेक्शन होना और 357 रैंक मिलना मेरे लिए एक तरह से चुनौती थी अपने आप में, क्योंकि मैंने जिस स्तर से तैयारी की थी तो उस स्तर से मेरे को अच्छी रैंक की उम्मीद थी। लेकिन अगर मेरे में कुछ कमियां रही तो मैंने उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में लिया। जहां जहां जो जो कमियां रही मैंने इस बार सबको दुरुस्त करने की कोशिश की और ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ रहा कि मुझे ये मुकाम हासिल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सर, हमारे को टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्री मनमोहन जी शर्मा। इनकी RAS 2018 के अंदर सेकंड रैंक आई है ऑल राजस्थान के अंदर। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट।